request everyone to wait for 30 seconds. Are we ready, Prashant ji? No sir, I'm still muting everyone. और लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं, अभी 2 लोग वेटिंग में हैं. भूपी जी, प्लीज ज्वाइन क्विकली. एक बात पूछूं? जी प्लीज जयेंद्र भाई. आप लोगों ने कांग्रेस के लीडर्स ने गमछा लपेटना शुरू नहीं किया, फोटो क्यों खिंचवा रहा है? कई बार जो है रियलिज्म वो आर्टिफिशियलिटी के मुकाबले में जरूरी है, और जब खेत में जाएंगे तो गमछा लपेटेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप, वो भी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां आप अकेले ही बैठे हैं, वहां किससे इन्फेक्शन आपको हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने वो ट्विटर पे या वहां पे अपने डीपीज पे नहीं लगाया. कुछ पार्टीज ने लगा रखा है ना, with their गमछा around their faces. नहीं, ये प्रतीकात्मक चीजों से अकेले देश और जिंदगियां चल नहीं सकती. मैं केवल एक लाइन में प्रकाश से कहूँ. वी आर रेडी प्रशांत जी? We are ready and we are good, ready to go live, sir. नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं. यह न केवल हरियाणा से जुड़ा है, परंतु पूरे देश को प्रभावित करता है. हरियाणा में पूरे देश में 7 करोड़ दुकानदार और व्यापारी है, और हरियाणा में ये संख्या 10 लाख के करीब है. हरियाणा के दुकानदार और व्यापारियों का धंधा चौपट कर रही है खट्टर सरकार, और ऐसा लगता है कि वो ई कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन कंपनियों की एजेंट बन गई है खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी की सरकार. मोदी खट्टर सरकारों ने 20 अप्रैल 2020 से ई कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन कंपनियों को पूरे देश में, खास तौर से हरियाणा प्रदेश में, अपना सामान बेचने की इजाजत देकर लाखों व्यापारियों, 10 लाख व्यापारियों और दुकानदारों के धंधे पर तालाबंदी कर दी है. भाजपा जजप्पा सरकार की इस व्यापारी दुकानदार विरोधी नीति को हरियाणा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा. हरियाणा का दुकानदार और व्यापारी लगभग 1 माह से अपनी दुकान और व्यवसाय बंद करके घर बैठा है, और अब यह लॉकडाउन 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है. दुकानदार और व्यापारी का देखिए जरा, दुकानदार और व्यापारी का लाखों करोड़ का माल उसकी दुकान और गोदाम के अंदर आज भी पड़ा है. धंधा बंद होने के बावजूद भी दुकानदार अपना पूरा किराया दे रहा है. बिजली के फिक्स चार्जेस जो वाणिज्यिक हैं, कमर्शियल हैं, वह कमर्शियल हाउस टैक्स अदा करने को आज भी हर दुकानदार और व्यापारी हरियाणा का बाध्य है. सरकार के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के बावजूद भी जो कारिंदे कर्मचारी दुकान पर काम करते हैं, उनकी तनख्वाह भी दे रहा है, और अपनी योग्यता के अनुसार गरीब आदमियों को भोजन और दान राशि आदि की हर संभव सहायता भी कर रहा है. फिर भी खट्टर सरकार हरियाणा के दुकानदार और व्यापारी को सजा देने पर उतारू है. ई कॉमर्स कंपनियां, ऑनलाइन कंपनियां अब टीवी बेचेंगी, मोबाइल फोन बेचेंगी, फ्रिज बेचेंगी, कपड़ा बेचेंगी, ज्वेलरी बेचेंगी, कॉस्मेटिक्स बेचेंगी, हर प्रकार का साजो सज्जा का हर प्रकार का सामान बेचेंगी. पर दुकानदार के व्यवसाय पर, व्यापारी के व्यवसाय पर, जो 10 लाख से ज्यादा हरियाणा में हैं, उनके और जो छोटे छोटे गरीब व्यक्ति हैं, उन पर तालाबंदी कर दी गई है. रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तो ये भी कहा है कि 3 मई 2020 को लॉकडाउन खुलने के बावजूद 25% देश की दुकानें बंद हो जाएंगी. 7 करोड़ में से 25% दुकानदार अगर व्यवसाय खो बैठे देश में, और 10 लाख में से 2.5 लाख दुकानदार हरियाणा में व्यवसाय खो बैठे, तो आप देखिए कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था और उन गरीब परिवारों का होगा क्या. और रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिसर्च करके ये भी कहा है कि अगले 6 से 12 महीने तक कोई दुकानदार एक नई फूटी कोड़ी भी कमा नहीं पाएगा.
सवाल यह है कि फिर वो गरीब दुकानदार अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? हमारे खट्टर सरकार से 3 सवाल हैं। क्या खट्टर सरकार जवाब देगी? पहला, क्या प्रदेश के 10 लाख दुकानदारों की पेट पर लात मार ई कॉमर्स और ऑनलाइन कंपनियों को 20 अप्रैल से व्यापार करने की अनुमति देना सही है या एक सोची समझी साजिश है? दूसरा, क्या खट्टर सरकार दुकानदारों और व्यापारियों के कमर्शियल हाउस टैक्स और बिजली के बिल के फिक्स चार्जेस को वेव करेगी यानी माफ करेगी? वह जीएसटी में विशेष छूट देगी? तीसरा सवाल, भाजपा जजप्पा सरकार ई कॉमर्स कंपनियों की एजेंट बन व्यापारी और दुकानदारों के व्यापार पर कुठाराघात क्यों कर रही है? ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो आपके संज्ञान में लेकर आना है। एक और इससे जुड़ा सवाल है, वो है किसान और आड़तियों के गठजोड़ का। हरियाणा में किसान का चलता फिरता बैंक आड़ती है। उसको रोजमर्रा की जरूरत के लिए जब पैसा चाहिए, सुख दुख के लिए जब पैसा चाहिए, तो किसान आड़ती से वो पैसा ले लेता है और फसल आने पर वो आपस में अकाउंट सेटल कर लेते हैं। अधिकतर समय तो कोई लिखित पढ़त भी नहीं। किसान का आड़ती से गठजोड़ और व्यापार और पैसे का लेन देन आपसी विश्वास और जबान के आधार पर चलता है। और ये रिश्ता आज का नहीं, ये रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है और दशकों पुराना भी है। परंतु खट्टर सरकार ने 13 अप्रैल 2020 को जो मैंने आदेश आपको दिया था और अब 16 अप्रैल 2020 को एक बार फिर आदेश जारी कर ये कहा है कि हर आड़ती 7 प्राइवेट बैंकों में खाता खुलवाएगा समेत यस बैंक के, जिसमें पहले से ही 2-2.5 हजार करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का फंस गया होता। और सारा पैसा जो है वो सरसों का हो, वो गेहूं का हो और रबी की अन्य फसलों का हो, वो इन खातों में आएगा। क्या खट्टर सरकार से हमारे बड़े सीधे सीधे 2 सवाल हैं। पहला, एक तरफा के मनमाने आदेश कर 7 प्राइवेट बैंकों समेत डूबते हुए यस बैंक में आड़तियों के नए खाते खुलाने का क्या कारण है? क्या सरकार अब इन प्राइवेट बैंकों की एजेंट बन गई है या फिर उन सरकारी बैंकों की तरफदार है जिनमें पहले से खाते खुले हैं? दूसरा सवाल, आड़तियों के सरकारी बैंकों और दूसरों बैंकों में खाते सालों से चल रहे हैं, इसी के आधार पर बैंक लिमिट बनती है। अब अगर नए खाते खोले जाएंगे तो क्या बैंक लिमिट बन पाएगी? और अगर बैंक लिमिट नहीं बन पाएगी तो आड़तियों का व्यापार और व्यवसाय कैसे चल पाएगा? इसीलिए पूरे हरियाणा के आड़ती भी आज गुस्से में है। दूसरी ओर सरसों की फसल की खरीद हो ही नहीं रही। अनेकों उदाहरण हमने पेश किए हैं, जिनमें से एक अजयदीप सिंह जो सिरसा के किसान हैं, उनके कागजात अभी अभी मैंने ट्विटर अकाउंट पर लगाए हैं। 8 एकड़ जमीन के लिए उन्होंने बाकायदा वेब पोर्टल के ऊपर अप्लाई किया और वो अप्लाई करने के बाद उनको जो मैसेज आया वो बड़ा चौंकाने वाला है। उस 8 एकड़ वाले किसान ने 80 क्विंटल सरसों के लिए यानी 10 क्विंटल लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से उसने वेब पोर्टल के ऊपर चढ़ाया और खट्टर सरकार केवल 32 किलो सरसों उससे खरीद रही है। मैं ये आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। आप मुझे बताइए, पूरे हरियाणा में सरसों की फसल की बदइंतजामी है। मुख्यमंत्री जी एक मंडी में नहीं गए, उप मुख्यमंत्री जी जो प्रभारी मंत्री हैं वो एक यमुनानगर की छोटी सी मंडी में गए और देर रात, जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हैं तो देर रात वो अपनी पूरे लावा लश्कर के साथ अपनी विधानसभा की उचाना मंडी में गए। और वहां की भी कहानी ये है कि किसानों को जो 40-40, 50-50 क्विंटल सरसों ला रहे हैं, 5-5 क्विंटल खरीदी जा रही है। हमारा ये कहना है कि समय आ गया है कि खट्टर सरकार ई कॉमर्स और ऑनलाइन कंपनियों की एजेंट बनके हमारे 10 लाख से ज्यादा हरियाणा के दुकानदारों के धंधे को चौपट करना बंद करे। अगर इजाजत देनी ही है 20 अप्रैल से, तो मेरी ये मांग है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, जो हमारे स्थानीय दुकानदार हैं
उन्हीं को होम डिलीवरी की इजाजत दी जाए। उनके संबंध भी हैं लोगों से, और जो वो क्रेडिट पर सामान भी देते हैं, ताकि वो अपना धंधा शुरू कर सकें सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करते हुए। इसी प्रकार से आड़तियों के साथ ये हुक्म जो पूरी तरह से नाजायज, गैर कानूनी और असंवैधानिक हैं, इनको बंद किया जाए। कैसे सरकार निर्णय कर सकती है कि कौन से बैंक में मैं खाता खुलवाऊंगा? कैसे सरकार निर्णय कर सकती है कि कौन से बैंक से मैं बैंक लिमिट लूंगा? यह व्यवसाय के ऊपर गैर जरूरी, गैर कानूनी और असंवैधानिक प्रतिबंध है। और खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला जी, आपसे अनुरोध है कि आप होश में आए और इन किसान विरोधी, दुकानदार विरोधी और आड़ती विरोधी कार्रवाई को बंद करें। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। हितेंद्र राव जी, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं ना। रणदीप जी, आप जो कह रहे हैं कि ई कॉमर्स कंपनीज को बढ़ावा दिया गया है और उससे जो है जो दूसरा आपका जो दुकानदार है वो इफेक्ट होंगे, बट गिवन द सर्कमस्टांसेस कि जिस समय लोग नहीं जा सकते एंड होम डिलीवरी इज अ बेटर ऑप्शन, डोंट यू थिंक इट्स अ प्रैग्मेटिक मूव? I think it's a completely impractical move, Hitendra ji. We have to protect our shopkeepers. We have to protect small traders of Haryana. हरियाणा के अगर दुकानदार और छोटे छोटे व्यापारी को आप संरक्षण और प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो उसका व्यवसाय, धंधा और हरियाणा की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। हरियाणा के हर छोटे शहर में जो ये व्यापारी हैं, इनके पास माल पड़ा है, दुकान में भी और गोदाम में भी। अगर किसी को, उदाहरण के तौर पर कैथल में किसी को अगर एक टेलीविजन या प्रेस या कोई कपड़ा चाहिए, तो कैथल की दुकान का व्यापारी वो सामान बेहतर तरीके से कैथल के किसी नागरिक को दे पाएगा। यही बात जींद या नरवाना की है, यही बात पंचकुला या अंबाला की है, यही बात पानीपत या किसी और शहर की है। तो ऐसे में दुकानदार और व्यापारी को घर बिठाकर और अमेज़न और फ्लिपकार्ट को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको दुकानदार का धंधा देकर आप उसका धंधा चौपट क्यों कर रहे हैं? और आप मुझे बताइए, जो उसने सामान दुकान और गोदाम में रखा है उस पर ब्याज चल रहा है, अगर उसका एक सीजन निकल गया और सामान नहीं बिका तो उसका ब्याज सामान की लागत से ज्यादा हो जाएगा और वो उससे कभी उभर नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपको खोलना था तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको स्थानीय दुकानदार और व्यापारी जो है उससे सामान बिकवाना ज्यादा आसान भी है, ग्राहक को क्रेडिट भी मिलता, सही रेट भी मिलता और होम डिलीवरी भी बेहतर हो जाती। इसलिए खट्टर सरकार पर न जाने किन कारणों से विदेशी कंपनियां जो हैं, अमेज़न और फ्लिपकार्ट, याद करिए भाजपा तो बड़ा विदेशी कंपनियों के खिलाफ झंडा बरदारी किया करती थी। आज जब वो सत्ता में है तो उन्हीं विदेशी कंपनियों से छोटे छोटे दुकानदारों को लुटवा रही है। ये अस्वीकार्य है। अगला सवाल। धन्यवाद। ब्रतेश जी, आप पूछ रहे थे शायद। ब्रतेश भाई गो अहेड। Hello. Britesh, I can hear you. Sir, my question is little different from the issue which you are raising. Today, I think all the newspapers have carried stories about Babita Fogart, which is who's a BJP leader. She has posted some nasty tweets. So what does the Congress think about it? See, I normally do not comment about individuals, but BJP leaders, even if you are an Olympian and we respect you for that, need to be careful before tweeting in a manner that is offensive, unacceptable. Today is the day to fight Corona. आज कोरोना से जंग लड़नी है। आज हमें एक दूसरे पर छीटाकशी कर उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमारा ये कर्तव्य है विपक्ष के तौर पर सरकार को आईना दिखाते रहें। आप देखिए, अगर आज 10 लाख दुकानदारों का, हरियाणा के, देश के 7 करोड़ दुकानदारों का धंधा बंद हो जाएगा, और किसके लिए? 2 या 3 विदेशी कंपनियों के लिए, अमेज़न और फ्लिपकार्ट इत्यादि के लिए। तो क्या ये उचित है? और क्या खट्टर सरकार को हरियाणा में इसकी अनुमति देना सही है?
आज सवाल ये है, जो बबीता जी हो या कोई दूसरा व्यक्ति, जिन्हें उन्हें ये एड्रेस करना चाहिए। अगर वो ऐसा करती तो दादरी का हर दुकानदार उनकी इस बात के लिए तारीफ करता। बड़े भाई के तौर पर मेरी उनको केवल यही सलाह है। एनी अदर क्वेश्चन सर? रामचंद्र लटवाल। रणदीप जी, जी सर। रणदीप जी, सुबीर सिंह this side. जी जी भाई साहब, आई कैन हियर यू, थैंक यू। हाँ, रणदीप जी, अभी ये जो मस्टर्ड की प्रोक्योरमेंट चल रही है, कितनी मंडियों में प्रॉब्लम आई है, कुछ आइडिया है? सच ये है कि सरसों की प्रोक्योरमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरसों की खरीद में किसान को जिस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, वो हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दुर्भाग्य से खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी पूरी तरह से उदासीन हैं और वातानुकूलित कमरों में उन्होंने अपने आप को कोरोना के डर से बंद कर रखा है। जरूर करिए, पर यह भी सुनिश्चित करिए कि इस गर्मी के मौसम में मौसम की मार सहता हुआ किसान जो सरसों लेकर आ रहा है, आप उसे कभी 5% नमी कह के खारिज करे दे रहे हैं, कभी 10% कह रहे हैं। किसान 40 क्विंटल लाता है, आप कहते हो मैं 6 क्विंटल खरीदूंगा। किसान कहाँ लेकर जाए? मंडियां बंद पड़ी हैं। अब गेहूं की कटाई इस समय चालू है। आप अगर सरसों की खरीद ही नहीं कर सकते 6-7 जिलों में, तो जब गेहूं पूरी यौवन पर आ जाएगी अगले 3 से 4 दिन में, और जब किसान उसे लेकर आएगा तो मंडियों का क्या हाल होगा। दूसरी तरफ आड़ती सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं। हमने पहले दिन ये सुझाव दिया था, अगर आपको खरीद करनी है तो आप 10,000 के करीब रजिस्टर्ड आड़ती हैं। आपको याद होगा मैंने ये 2 हफ्ते पहले कहा था, उन 10,000 के 10,000 रजिस्टर्ड आड़तियों से बात करिए, उनको परचेज सेंटर डिक्लेयर कर दीजिए और उन्हें कहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना कर बारदाना वही लेकर आए, नमी के लिए वो स्वयं जिम्मेवार हों, वही सिलाई करवाएं, वही भंडारण करें और वही भंडारण की जगह तक पहुंचाएं। उसकी एवज में आड़त के अलावा जो पैसा हम एजेंसियों को देते हैं, वो पैसा आड़तियों को दिया जा सकता था। वो स्थानीय तौर से जुड़े हुए हैं और किसान की फसल का एक एक दाना खरीद लिया जाता। पर खट्टर सरकार ने उस पर विचार करना तो दूर, उसे पढ़ना भी उचित नहीं समझा। पर हम फिर भी खट्टर सरकार को हाथ जोड़कर विनम्रता से किसान के हित में, मजदूर के हित में, दुकानदार के हित में सुझाव देते रहेंगे। रामचंद्र लटवाल जी। रामचंद्र जी, गो अहेड। जी रणदीप जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी सर, आ रही है, प्लीज गो अहेड सर। जी, आपने बड़ा साफ गोई से ये माना है कि जो हालिया समय है उसमें किसान का सर्वाधिक शोषण हो रहा है। चाहे बारदाने की बात हो, तोल की बात हो, खरीद प्रक्रिया की बात हो, पूरी तरह से आज किसान पूरी तरह से शोषित हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किसान आज से नहीं हो रहा है। किसान का तो पट्टा जो है हर सरकार ने चढ़ाया है। आज जिस तरह से आपने बताया, सत्तासीन जो नेता हैं वो वातानुकूलित कमरों में बैठे हैं और किसानों की बातें या उनका दुख दर्द उन तक पहुंच भी नहीं रहा है। आप आज ये आवाज उठा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसान तो बहुत लंबे समय से प्रदेश में, ये प्रदेश पूरी तरह से कृषि आधारित प्रदेश है। किसान की संवेदनाएं आज से नहीं, ये तो बहुत लंबे समय, किसान को तो आज बहुत आगे बढ़कर उसके कलेजे पे हाथ रखने की जरूरत थी। विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार को अंकुश में रखना, उसको नकेल कसना। आज विपक्ष कहाँ है? क्या आपको ये नहीं लगता है कि तमाम जो राजनीति है प्रदेश की, वो बिल्कुल पंगु हो गई है किसान के हित को लेके बात करने में? और जिस तरह का उसको संरक्षण चाहिए किसान को विपक्ष की तरफ से, वो भी नहीं मिल पा रहा है। लटवाल साहब, किसान की व्यथा को जिस मार्मिक तरीके से आपने कहा, मैं उस व्यथा से अपने आप को भी जोड़ता हूं एक किसान होने के नाते। और मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, वो दुकानदार हो जिसका आज मामला हमने उठाया है, वो आड़ती हो जिसका मामला आज हमने उठाया है, वो किसान हो, इस सरकार में, खट्टर और चौटाला जी की सरकार में, वो सब शोषण का शिकार बने। किसान की मांग हम आज से नहीं उठा रहे। मैं आपको याद दिलाऊं, और बहुत संक्षिप्त में, मैं मेरे विषय से भटकना नहीं चाहता पर फिर भी याद दिलाऊं कि जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार 10 साल दिल्ली में थी,
तो हर साल अगर आप उठाकर देखें तो लगभग 9% से 16% तक और कई फसलों में 22% तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का इजाफा हुआ। दूसरी बात, पहली बार हमने ये नीति बनाई कि किसान की जमीन वो मां के समान है, उसका अगर आप अधिग्रहण करेंगे तो उसे मार्केट भाव से दुगना या तिगुना भाव देना पड़ेगा। पहली बार हमने नीति बनाकर किसान को जमीन एक्वायर होने के 10 साल बाद तक रॉयल्टी का प्रावधान किया। पहली बार इस देश के अंदर हमने किसान की जमीन अगर औद्योगिक प्रक्रिया या घरों के लिए एक्वायर की जाती थी तो बदले में उसे इंडस्ट्रियल प्लॉट और रेजिडेंशियल प्लॉट का इंतजाम किया। और पहली बार किसान की गिरफ्तारी का कानून जो है वो हमेशा हमेशा के लिए हरियाणा की काली किताब से हटा दिया। और भी बहुत सारे कार्य हुए, उसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। परंतु आज सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज हरियाणा के 10 लाख से अधिक दुकानदार रोजी रोटी खोने की कगार पर खड़े हैं और खट्टर सरकार ई कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन कंपनियों की एजेंट बन गई है। ऐसा क्यों? खट्टर सरकार किसान और आड़ती का जो गठजोड़ है उसको तोड़कर आज किसान और आड़ती को अधर में क्यों छोड़ रही है? और खट्टर सरकार आज सरसों की खरीद में ही अगर फेल हो गई तो गेहूं की खरीद कैसे कर पाएगी? आज प्रासंगिक विषय ये है। धन्यवाद। मनवीर सैनी जी पूछ रहे। जी भाई, मनवीर भाई गो अहेड। गुड मॉर्निंग जी सर। सो आवाज आ रही है मेरी आपको? जी गुड मॉर्निंग मनवीर जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि डू यू हैव एनी लीगल ऑप्शन ऑफ चैलेंजिंग दिस पर्टिकुलर स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ? मनवीर जी, आप भी जानते हैं और मैं भी कि अदालतें पहली बार इस देश में 41 दिन से बंद पड़ी और वो केवल बेल इत्यादि के जरूरी मैटर्स ले रही हैं। पर मैं आपको एक नीतिगत विषय पर कहता हूं, नीति का निर्णय करना अदालत का नहीं, सरकार का काम है। और अगर आप अदालत में जाएंगे तो वो कहेंगे ये नीति का विषय है। पर सवाल ये है कि खट्टर सरकार, जिसे पूरा अख्तियार है कि वो ये इजाजत दे या ना दे, विदेशी कंपनियों अमेज़न और फ्लिपकार्ट का एजेंट क्यों बनी बैठी है? 20 अप्रैल से 3 मई तक सारी चीजों की बिक्री अगर ऑनलाइन के तरीके से ये कंपनियां कर देंगी तो वो लाखों करोड़ों रुपए का सामान जो दुकान और गोदाम में हरियाणा के व्यापारी और दुकानदार के पड़ा है वो जाएगा कहां? और अगर वो सारा डूब जाएगा, और रिटेलर एसोसिएशन तो कहती है कि 25% दुकान बंद हो जाएंगी, पर अगर आप इस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी करेंगे तो हो सकता है उससे भी अधिक हो जाए। और आप ये समझ लीजिए कि हर दुकानदार 2 से 5 लोगों को और कहीं कहीं 10 से 15 लोगों को रोजगार देता है। इसलिए अगर 3 लाख दुकानदारों का धंधा भी बंद हो गया तो हरियाणा में 20 लाख लोगों की नौकरी साथ ही चली जाएगी। ये है जो खट्टर सरकार को सोचना चाहिए। जी सर, यही कहना चाह रहा था कि अगर 10 लाख लोगों के साथ आके 10 लोग और जुड़े हुए तो कम से कम 1 करोड़ लोगों का मामला है। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। इंटक के भी कोई यूनिट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट गई थी रिलीफ लेने के लिए, फिर बाद में हाई कोर्ट उनको भेजा गया। तो कहीं ना कहीं एक लार्जर स्केल के ऊपर लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो क्या कानून का ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं कि ये लोग अपने राइट के लिए वहां पे कोर्ट में अपना अप्रोच कर सके? मनवीर जी, as a lawyer I completely agree, but courts, as you have seen, the orders have restricted the type of matters they are accepting currently, and they are saying we are only accepting matters with regard to life and liberty. And Sir, even when the Indian National Trade Union Congress had gone, as you saw, the Supreme Court relegated them to the remedy in the High Court. Now, instead of going into the legalities of it, somebody can always say, a judge can say, this is a matter of policy to be determined by the government and we are not going to intervene. My simple question is, Khattar ji and Dushyant Chautala ji were elected to serve the people of Haryana. The over 10 lakh shopkeepers of Haryana constitute an important part of those who elected them. Why are they betraying the faith as also the business of the over 10 lakh shopkeepers
and close to 1 crore people who are employed on the shops and small businesses of Haryana, why are they betraying their faith and acting as agents and stooges of Amazon and Flipkart? Why are they acting as their agents? That's the moot question. Secondly, if you are not going to take the commission agents, that is Aadhiyas, into confidence, how and will, if they will not come on board, how will the procurement of mustard or wheat or other rabi crops happen in Haryana? But Khattar Sarkar seems to be completely oblivious to this innate and inherent problem that is threatening the livelihood of over 10 lakh shopkeepers, close to 1 crore people employed with them in the indirect unorganized sector, as also Haryana, which is the land of agriculture, and we are the food ball of country. The farmers' food, livelihood is under threat. So is India's food security. रणदीप जी, जी सर. भूपेंद्र जी, मैं बात कर सकता हूँ? जी सर, गो अहेड. रणदीप जी, अभी एक नया हरियाणा सरकार का आदेश आया है, वो है आड़तियों के लिए. जो हम मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं वो भी इसी से जुड़ा हुआ है. सरकार ने कहा है कि अब सारे के सारे आड़ती नए अकाउंट खुलवाएंगे, वो भी प्राइवेट बैंकों में. जबकि आड़ती कहते हैं कि हमारे सारे के सारे जो अकाउंट हैं वो पहले ही सरकारी बैंकों में हैं, और फिर केवल और केवल HDFC, IC, ये इस तरह के बैंकों में ही क्यों हमारे नए खाते खुलवाए जा रहे हैं. सरकार का कहना है कि ये खाते ऑपरेट तो हम करेंगे, क्योंकि जो पेमेंट होगी किसान की वो सीधे हम देश के. लेकिन आड़तियों का ये कहना कि अब अगर हम नए खाते खुलवाने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की समस्याएं रहेंगी और बैंकों में भीड़ भी बढ़ जाएगी. इस पे आप क्या कहेंगे? जी, मैंने ये इशू, थोड़ा सा आप लेट जुड़ पाए टेक्निकल कारण से, ये इशू उठाया है आज, और मैंने ये कहा है कि 13 अप्रैल और 16 अप्रैल 2020 का वो फरमान जो दोनों मैं आपको दे रहा हूं, जहां सरकार ने ये बाधित किया है कि आड़ती केवल 7 प्राइवेट बैंकों में खाते खुलवाएं, समेत यस बैंक के, जिसमें पहले ही पैसा डूब चुका था हरियाणा सरकार का. हरियाणा सरकार इन 7 बैंकों के लिए काम कर रही है, प्राइवेट बैंकों के लिए, या हरियाणा के किसानों व आड़तियों के द्वारा सुचारू रूप से खरीद के लिए काम कर रही है? सवाल ये है. दूसरा सवाल ये है, आड़तियों के पहले से ही सरकारी बैंकों में और दूसरे बैंकों के अंदर खाते हैं जहां बैंक लिमिट्स है. आज अगर वो उन खातों को बंद कर देंगे तो वो बैंक लिमिट्स टूट जाएगी, और नए खातों में बैंक लिमिट्स खुलेगी कैसे? ऐसे में व्यापार और खरीद की प्रक्रिया चल कैसे पाएगी? इन दोनों सवालों का जवाब खट्टर सरकार नहीं दे पा रही, इसीलिए खरीद भी नहीं हो पा रही. बजाय इस तुगलकी फरमानों के, हमें उम्मीद है कि खट्टर सरकार 13 और 16 अप्रैल 2020 के दोनों फरमान वापस ले, और आड़तियों को आप बाध्य मत करिए कि उनके खाते कहां होंगे. आप ना सत्य खबर को, ना रणदीप को, ना किसी आड़ती को इस बात के लिए बाध्य कर सकते कि वो किस बैंक में अपना खाता खुलवाएगा. ये करना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, और ये पूरी तरह असंवैधानिक है और गैर कानूनी है, और खट्टर सरकार को ये दोनों तुगलकी फरमान वापस लेने चाहिए. धन्यवाद. So can we conclude here today? Yes, अगर आपकी अनुमति हो. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपको ये प्रेस रिलीज भेज रहे हैं. धन्यवाद. नमस्कार.